मेरा नाम महविश है और मैं बहुत गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूँ। और मेरी शादी भी हो चुकी थी। मेरी शादी को 6 माह हो चुके थे, लेकिन इन 6 माह में मेरे शौहर ने ना ही मुझे छुआ और ना ही मुझे मोहब्बत से देखा। ऐसे में मैं इनके लिए दीवानी हुई जा रही थी। मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं था। बस किसी भी हाल में मैं इनको पाना चाहती थी। हर रात मैं इनके वजूद के लिए तरसती थी। हर रात मेरे जज्बात बढ़ते ही जाते थे। मैं जितनी भी कोशिश करती इनके करीब जाने की, इतने ही वो मुझसे दूर हो जाते थे। ऐसा नहीं था कि मैं खूबसूरत नहीं थी, मैं तो भला की हसीन थी। मेरा जिस्म भी बहुत खूबसूरत था। अगर दूसरा मुझे देख लेता तो मेरा दीवाना हो जाता। लेकिन शौहर मेरा इतना खूबसूरत रहने के बावजूद भी वो मुझसे दूर दूर रहता, मेरे करीब भी नहीं आता था। मैं उछल उछल कर इसके सारे काम करती, मगर ये मुझसे इतना ही दूर हो जाता। एक दिन तो मेरी बेचैनियां बढ़ने लगी थी। मैं अब हर हाल में इसका वजूद हासिल करना चाहती थी। इसलिए मैंने सोचा कि शौहर के साथ किसी भी हाल में सुहागरात मनाकर ही रहूंगी। इसीलिए मैंने ये सुर्ख जालीदार नाइटी पहनकर तैयार हो गई और थोड़े से मेकअप में ही मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। और इस जालीदार नाइटी में मेरा खूबसूरत सा जिस्म अया हो रहा था। शौहर दफ्तर से सीधा कमरे में आया। कमरा भी मैंने खूबसूरती से सजा दिया था, बिल्कुल सुहागरात के दिन की तरह। वो फटी फटी नजरों से वो सब कुछ देख रहा था, और जैसे ही इसकी नजर मुझ पर पड़ी तो इसके मुंह से दाल टपकने लगी। मैं तो अब पूरा ख्याल बना चुकी थी कि मैं आज रात किसी भी हाल में अपने शौहर को अपना बनाकर रहूंगी। इसलिए मैं भी अब पूरी कोशिश कर रही थी। इतने दिनों से मैं तरसी हुई थी। मैं आज रात अपने शौहर का वजूद हासिल करना चाहती थी। मेरे जज्बात भी धड़क रहे थे शौहर की तस्कीन पाने के लिए। शौहर की नजरें तो मेरे जिस्म से चिपक गई थी। इसके लाख कोशिशों के बावजूद भी वो मुझसे नजरें नहीं हटा पा रहा था। मैंने बालों में फूल भी लगाए हुए थे। इन फूलों की खुशबू शौहर को और भी बहका रही थी। शौहर धीरे धीरे मेरे करीब आता चला गया। इसका यूं मेरे करीब आता देखकर मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। ये जैसे ही करीब आया और मेरे बालों को दबोचता हुआ मेरी गर्दन पर अपने होठों से निशान छोड़ दिया। यूं करने पर मेरे मुंह से सरसरी से निकल गई। मेरे जज्बात उभर उभर कर बाहर आ रहे थे। मैं तो इतने दिनों की तरसी हुई थी अपने शौहर का वजूद हासिल करने के लिए। मैंने इसका साथ देते हुए जैसे ही अपनी गर्मजोशी दिखाई और इसने मेरी नाइटी उतारकर, सुबह सवेरे ही मैं तेजी से काम निपटा रही थी और बड़े प्यार से अपने शौहर का शर्ट प्रेस करके पीछे हटी तो शौहर शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकला। इसके कसरती बदन को देखकर मेरी आंखें चमक उठी थी। वो बात टावल लपेटा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेरे इस तरह देखने पर वो मेरे करीब आया और मेरे हाथ से इस्त्री शुदा कपड़े लेकर वापस चेंजिंग रूम में चला गया। मेरी नजर तो इसके वजूद पर जम सी गई थी। इसके सख्त जिस्म को देखकर मेरा दिल चाहा कि असद को अपने सीने से लगा लूं, खुद को इसकी बाहों में समा दूं। मैं असद की बीवी होने के बावजूद भी अब तक इसकी खुर्बत के लिए तरसती रही थी। बिना लिबास के असद को देखकर मेरे भी जज्बात जाग गए थे। अजीब सी ख्वाहिश मेरे अंदर पैदा हो रही थी। छुप छुप कर असद के कसरती बदन को देखती थी। शर्म भी आती थी। मेरे शौहर को पता चलेगा मैं छुप छुप कर देखती हूँ तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं किस तरह से इसे देख रही हूँ। कहीं वो मुझे ऐसी वैसी लड़की ना समझ ले, ये सोचकर मैं परेशान भी हो जाती थी। असद तो मेरे हाथ से इस्त्री शुदा कपड़े लेकर चला गया और तभी बच्चे की रोने की आवाज आई। तभी मैं फीडर बनाने के लिए किचन की तरफ भागी थी, क्योंकि बाहर असद की बेटी अलीजा दूध के लिए रो रही थी। असद भी तैयार होकर बाहर आया था। मेरी निगाहें फिर से इसके ऊपर जम गई थी, क्योंकि ये लंबा चौड़ा और सख्त जिसामत वाला बहुत ही हैंडसम सा आदमी था, जिसे देखकर कोई भी लड़की फिदा हो सकती थी। और फिर तो मैं इसकी बीवी थी। मेरा दिल तो रोजाना खुद ब खुद धड़कने लगा था। लेकिन असद तो हमेशा की तरह मुझे देखता भी नहीं था, बल्कि हर वक्त इसकी नजर अलीजा पर ही टिकी रहती थी, क्योंकि इसकी बेटी 6 माह की थी। वो इसको गोद में उठाया और इसे चूमने लगा
और इसे बहुत सारा प्यार करके ऑफिस के लिए निकल गया। असद जाते ही मैंने अलीजा को गोद में उठाया और इस जगह पर चूमने लगी जहां जहां असद ने चूमा था। मैं अक्सर असद के लम्स को इसी तरह से हासिल करती थी और इस तरह की मेरी हरकतों से मेरे जज्बात उभरने लगे थे। अभी भी मैं बार बार अलीजा को प्यार कर रही थी। असद ने चूमा था वहां वहां मैं भी अलीजा को चूम रही थी और ऐसा करने से मुझे सुकून और बेहद खुशी हो रही थी। असद की फूफू जो मुझसे कुछ दूर बैठी थी, उन्होंने जब मुझे ऐसी हरकत करते हुए देखा तो मुस्कुराने लगी कि महवेश, तुम्हारी शादी होकर अब तकरीबन 6 माह हो चुके हैं। अलीजा भी अब बड़ी हो चुकी है। अब तुम लोग कब तक यूं ही एक दूसरे से दूर रहोगे? ये वक्त सही है, अब तुम लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ सोचो। फुप्पू की इस तरह की बातें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी और अपना सर शर्म से झुका गई। मुझे यह एहसास ही नहीं था कि फुप्पू भी मेरी ये हरकतें देख रहे हैं। मेरे चेहरे पर शर्म के तासरात देखकर कहने लगी कि महवेश, मैं चाहती हूँ कि असद और तुम्हारी भी औलाद हो। तुम कब तक यूं ही एक दूसरे से दूर रहोगे? तुम्हारा निकाह हुआ है असद से, तुम अपने हक के लिए आवाज उठा सकती हो। कब तक ऐसे ही तड़पती रहोगी? मैं तो चाहती हूँ कि असद और तुम एक अच्छा रिश्ता बनाओ और अपनी जिंदगी में खुश रहो। तुम दोनों की शादी हो चुकी है, कब तक ऐसे ही अपने जज्बातों को ठंडा करते रहोगे? ये चूहे बिल्ली का खेल खेलना बंद करो। मैं जानती हूँ मेरा भतीजा तुम्हें वक्त नहीं देता है, तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता है। इसके दिल में अब भी तुम्हारे लिए वो मोहब्बत नहीं है तुम डिजर्व करती हो, लेकिन इसके दिल में मोहब्बत जगाने के लिए तुम्हें ही कुछ करना होगा, जिसके लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। और तुम कब तक ऐसे ही अपने शौहर से शर्माती फिरोगी? जब तक तुम शर्मो हया छोड़कर अपने शौहर को इस बात का एहसास नहीं दिलाओगी कि तुम्हें अपना हक चाहिए, तुम्हें इसकी जरूरत है और तुम भी इसकी बीवी हो, इस पर हक रखती हो। ये एहसास जब तक तुम इसे नहीं दिलाओगी तब तक इसे ये एहसास नहीं होगा। वो तो समझता है कि तुम्हारी बहन आसिफा के साथ साथ इसकी जिंदगी भी खत्म हो गई है। ये तो अल्लाह की मर्जी थी। आसिफा का इसके साथ जिंदगी का सफर असद के लिए इतना ही रखा था। हम क्या कर सकते हैं? खुदा ने आसिफा का वक्त इतना ही रखा था। अब तुम्हारी जिंदगी का सफर इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इसे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये एहसास तुम ही इसे दिलाओगी। तुम खुद इसके करीब जाने की कोशिश करो, इस पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दो, इसे अपने करीब करने की कोशिश करो, इसे हासिल करने की कोशिश करो। मुझे यकीन है वो अपने माजी को भुलाकर वो तुम्हारा हो जाएगा। वो हर गम को भुलाकर तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। ये सब बातें फुप्पू मुझे बहुत मोहब्बत से समझा रही थी, बिल्कुल एक माँ की तरह ये बात समझाई थी और मुझे भी इनकी बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी। सारा दिन मैं घर के कामों में गुजार दिया और फिर रात को जब असद सोने के लिए बेड पर लेटे तो मैं भी इन्हीं के साथ बेड पर लेट गई। हम एक ही बेड पर सोते थे, लेकिन दरमियान में काफी जगह होती थी। इस दरमियानी जगह पर तो कभी अलीजा सोती थी या फिर असद। इस जगह पर असद तकिया रख देते थे। इस वक्त भी हमारे दरमियान में तकिया रखा हुआ था और इस तकिए को हटा के असद के करीब जाना मुझ में हिम्मत नहीं थी और तकिए के इस पार हाथ बढ़ाकर असद को छूना मेरे दिल को औलिया ख्वाहिश थी। मेरा दिल तो चाहता था कि असद को अपनी बाहों में भर लो, इनके वजूद को महसूस करो, अपना आप इनके हवाले कर दो या फिर खुद को इनकी बाहों के सुपुर्द कर दो। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि हमारे बीच के सारे फासलों को हटाकर असद के सीने पर सर रखकर सो जाऊं, इनके बाजू को तकिया बना लो। मगर ये कुछ दूरी का फासला सदियों के फासले के बराबर था, जिसे दूरी को खत्म करना मेरे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं था। वो बिना शर्ट के बेड पर सोया हुआ था। मेरी नजरें मुस्तकिल शर्टलेस असद की कमर पर जमी हुई थी। मैं बहुत गौर से इनके वजूद को देख रही थी। अगर मेरा बस चलता तो असद को अपने बाजू में समेट लेती। मैं अपने ख्यालों में इनसे मोहब्बत का इजहार कर रही थी कि अचानक ही असद ने पलटा तो इनकी नजर मुझ पर पड़ी थी। मेरी नजर में इनकी नजरों को ऐसे पकड़ के रखा था कि मेरी नजरों की चुभन इन्हें एहसास दिला दिया था कि मेरी नजर इनके वजूद पर है। मैं एकदम गड़बड़ा गई थी। असद ने यह गहरी नजर मुझ पर डाली और फौरन से पलट गए थे। मैं तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई थी। फुप्पू की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी कि खुद से ही असद के करीब जाने की कोशिश करो, हाथ बढ़ाकर खुद असद को हासिल कर लो
और इसकी खुरपत पाकर खुद को सुकून पाऊं। कितने दिनों से इस आग में जल रही थी। मेरी शादी को तो 6 माह गुजर चुके थे और इन 6 माह में कभी भी असद मेरे करीब आने की भी कोशिश नहीं की थी। अब फुप्पू ने भी मुझसे कह दिया था कि मैं असद की बीवी हूँ, मैं पूरा हक रखती हूँ असद पर। बीवी होने के नाते मेरा भी हक बनता था। यही सोचते हुए मैं बेड पर पड़ी हुई थी। कुछ ही वक्त गुजरा था तो असद गहरी नींद में चले गए, तो मैंने आहिस्तगी से इनके कमर पर अपनी उंगलियां फेरनी शुरू कर दी। ऐसा करते वक्त मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मुझे बहुत खौफ भी आ रहा था, लेकिन दिल था कि बेईमान हो गया था। इनका लम्स पाते ही मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे जज्बात तो उभर रहे थे। मेरे जज्बातों का तूफान शोर मचाने लगा था और मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। और फिर मैंने हाथ फेरते धीरे धीरे इनके वजूद को अपने हाथों से महसूस करना शुरू कर दिया। मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था। असद तो जाग रहे थे और वो मेरे इस हरकत से वाकिफ थे, मगर मेरा ऐसा करने पर भी उन्होंने कोई हरकत ना की थी। इस बात का खुलासा सुबह हुआ था। जब सुबह उठे तो असद मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। कहने लगे कि रात को शायद तुम जाग रही थी, इसलिए तुम मुझे भी जगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने बड़े गौर से असद की आंखों में देखा था तो इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई हुई थी। अब मैं जान गई थी कि रात को असद भी जाग रहे थे। इनके इस तरह के कहने पर मेरी जान निकल गई थी। मुझे इस कदर शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं तेजी से कमरे से निकल गई थी। अपने ही शौहर से मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने ही शौहर को पाने के लिए खुद से नजरें चुराने वाली मैं शायद पहली बीवी थी। इस वक्त तो इतना कहकर असद कमरे से जा चुके थे, लेकिन इनके जाने के बावजूद भी मेरे हाथ पैर कब कपा रहे थे। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। ऐसे धड़क रहा था जैसे दिल सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। मुझे अब शर्म आ रही थी। पता नहीं असद मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे हाथ तो अभी भी कब कपा रहे थे और मेरे चेहरे के रंग उड़े थे। मेरे बदले हुए रंग को देखकर फुप्पू कहने लगी, महवेश क्या बात है, तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं? मैंने बिना कुछ कहे अपना सर झुका लिया तो वो बोली, देखो बहू, मैं तो तुमसे बार बार कह रही हूँ, तुम जल्द से जल्द हो सके तो असद के दिल में जगह बना लो। इससे पहले कोई और औरत आसिफा की जगह ले ले, तुम अपनी बीवी होने का फर्ज निभाओ और अपने शौहर को अपनी मोहब्बत के चुंगल में फंसा दो। अपनी मोहब्बत से खुद का दीवाना बना लो। वैसे भी मैंने सुना है कि असद के इर्द गिर्द दफ्तर में बहुत सी लड़कियां घूमती हैं। वो ये एक जवान और हट्टा कट्टा जिसामत वाला इंसान है। इसे अगर आसिफा जैसी कोई और मिल गई तो तुम्हारा क्या होगा? तुम शर्मो हया के पर्दों में लिपटे रहना। तुम्हारी जगह कोई और असद के दिल में जगह बना लेगा। वो एक बिखरा हुआ इंसान है, अगर तुम इसके दिल को जोड़ने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हारा हो जाएगा। तो तुम कोशिश क्यों नहीं करती? इसे समझने की बहुत देर मत करना, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो। फुप्पू की इस तरह की बातें सुनकर मैं घबरा गई थी। अब मैं हरगिज भी असद को खोना नहीं चाहती थी और वो किसी का हो जाए, मैं ऐसा हरगिज भी होने नहीं दूंगी। अब मैंने फैसला कर लिया था कि आज रात को मैं अपनी खूबसूरती दिखाकर असद को अपना बना लूंगी। मैं अपने शर्मो हया को छोड़कर असद को अपना बनाने के लिए फिर से नए मंसूबे बना रही थी। शादी के दिन से आज तक मैं खुद इनके आगे बहुत शर्मिंदा शर्मिंदा से रहती थी, क्योंकि मैं तो इनकी दूसरी बीवी थी और अच्छी तरह से जानती थी कि इनके दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत या फिर जगह नहीं। वो तो अपनी पहली बीवी आसिफा यानी कि मेरी बड़ी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे। इन दोनों की मोहब्बत की शादी थी और ऐसी मोहब्बत सालों से करते आ रहे थे कि ये सालों की मोहब्बत के बाद वो शादी जैसे पाक दामन में जुड़े थे। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वहीं से इन दोनों की मोहब्बत का सफर शुरू हुआ था और कई सालों के बाद वो दोनों शादी के रिश्ते में बन गए थे। मैं तो असद की साली थी। असद अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे और हम लोग गरीब थे। असद को इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। मेरी बहन आसिफा तो बला की हसीन थी, बहुत ही खूबसूरत थी। असद तो आसिफा बाजी की खूबसूरती को देखकर इन पर मर मिटे थे। आसिफा अभी बहुत सादगी मिजाज की लड़की थी। इनके चेहरे की मासूमियत असद को दीवाना कर गई थी।
असद इतनी मोहब्बत करते थे आसिफा आपी से कि वो इनके लिए जान भी देने के लिए तैयार थे। इतनी मोहब्बत देकर अल्लाह ने इन दोनों को एक पाक शादी जैसे दामन में बांध दिया था। वो इसमें बंधे होकर बहुत खुश थे। लेकिन जब अलीजा की पैदाइश पर कुछ पेचीदगियां हुई तो आसिफा आपी इस दुनिया से चली गई थी और तब से ही असद टूट सा गए थे। अगर असद जिंदा थे तो सिर्फ और सिर्फ अलीजा की वजह से, और अगर आज मैं इनकी जिंदगी में शामिल थी तो वो भी अलीजा की वजह से, मेरी भांजी की ही वजह से, क्योंकि अलीजा की पैदा होते ही इसकी माँ आसिफा आपी का इंतकाल हो गया था और इस नन्हे सी जान को एक माँ की जरूरत थी। असद के माँ बाप तो नहीं थे, ये फुप्पू ही थी और इनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वो इस बच्चे को संभालने के काबिल नहीं थे और इस बच्चे पर सौतेली माँ का साया भी डालना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने असद को राजी किया कि अलीजा की खातिर वो शादी मुझसे करे, यानी कि मैं तो इनकी पहली साली हुआ करती थी और अब इनकी बीवी बनकर इनकी जिंदगी में शामिल हो गई थी। आसिफा आपी और असद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं भी इनकी मोहब्बत को देखकर रश्क करती थी, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी असद के साथ हो जाएगी। असद की फुप्पू ने असद के लिए मुझे ही पसंद किया था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि मैं अलीजा को एक माँ की तरह प्यार दे सकूंगी। मेरे माँ बाप ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरे माँ बाप जानते थे कि असद एक बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने तो आसिफा आपी को ही इतनी मोहब्बत दी थी और सुकून की जिंदगी दे रहे थे, इसलिए वो मुझे भी खुश रखेंगे। यही सोचकर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी मेरी बहनवी यानी कि असद से कर दी थी। और तो और असद अमीर थे, खूबसूरत थे और सबसे बढ़कर ये कि आदत और इखलाक के बहुत अच्छे इंसान थे। इसलिए मेरे माँ बाप को लगा था कि वो मेरे लिए अच्छा हमसफर रहेंगे। लेकिन इन्हें क्या खबर थी कि असद के दिल में तो आसिफा आपी ही थी। सिर्फ और सिर्फ आसिफा बाजी के लिए ही इनके दिल में मोहब्बत थी। फिर वो मुझे कैसे मोहब्बत करेंगे, कैसे मुझे वो बीवी वाला प्यार देंगे। और इसी कश्मकश में मेरी जिंदगी के 4 महीने गुजर गए। आसिफा आपी और असद की मोहब्बत की तो मैं खुद भी गवाह थी। आसिफा आपी तो अपने दिल की हर बात मुझे बताती थी और असद के बारे में भी मुझे बहुत कुछ बताया करती थी। और मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि असद के दिल में आसिफा बाजी के लिए किसे जज्बात हैं। और मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि मैं कभी असद के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकूंगी। शादी की पहली रात ही उन्होंने मेरी गोद में अलीजा को डाल दिया था और ये बता दिया था कि वो मुझे सिर्फ और सिर्फ अलीजा के लिए ही इस घर में लाए हैं। और मैंने भी बिना कुछ कहे बड़ी खामोशी से अलीजा को संभाल लिया था और ना ही असद से बीवी वाला हक मांगा था। मैं रुखसत हो गई थी। मेरे लिए शायद यही बहुत था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा था, ना सिर्फ मेरे अंदर की बेताबियां बढ़ रही थी, बल्कि मैं जब भी असद को देखती तो मेरी निगाहें खुद ब खुद इनके वजूद से चिपक जाती और मेरा दिल चाहता कि मैं किसी तरह इन्हें हासिल कर लूं। ये वो फितरी तकाजे थे जो हमारे रिश्ते से जुड़े हुए थे। वो अरमान मेरे दिल में पैदा हो गए थे जो शायद हर लड़की के दिल में होते हैं। अपने शौहर को अपना बना लेने की मुझे बेताब कर रही थी। अब तो मेरी सास भी मुझे तरीके बताने लगी थी कि इनके बेटे को अपनी तरफ मायल कैसे कर सकती हूँ। इसलिए इस रात असद के लौटने से पहले मैंने सुर्ख रंग की नेट की साड़ी पहनी। कामदार सुर्खी ब्लाउज था जिसमें से मेरे वजूद की सारी खूबसूरती अयां हो रही थी। मैंने सास से पूछकर असद की पसंद का ही सारा खाना तैयार किया था। मेरी सास ने अलीजा को अपने पास रखने का कह दिया था। उन्होंने कहा था कि आज रात मैं अलीजा को अपने पास रख लूंगी। तुम असद को अच्छे से खाना पेश करने के बाद इसका दिल जीतने की कोशिश करना। अपनी सास की इस नेक नीति पर मैं मुस्कुरा दी थी। उन्होंने रिवायती सास का किरदार नहीं निभाया था, बल्कि वो मेरे लिए एक दोस्त की तरह थी जो मुझे सही और गलत समझाया करती थी और खुद अपने बेटे की जिंदगी में मुझे किसी अच्छे मुकाम पर देखना चाहती थी। ये इनके ही मशवरे थे जो मैं हिम्मत करके असद का दिल जीतने के लिए खुशां हो गई थी। सास अलीजा को अपने कमरे में ले गई थी और मैं असद का इंतजार करने लगी थी। गाड़ी का हॉर्न बजा तो मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। मैं पहली बार असद के लिए इस तरह से तैयार हुई थी। ना जाने वो मुझे देखकर क्या कहते, या फिर इन्हें अलीजा नजर न आती तो क्या होता। इन्हें तो आते के साथ थी अलीजा को गोद में उठाकर प्यार करने की आदत थी। मुझे ये भी डर था कि कहीं वो इस बात पर नाराज ना हो जाए। क्या मैंने अलीजा को अम्मा के हवाले कर दिया? लेकिन मेरी सास ने कह दिया था कि आज की रात अलीजा को मैं खुद
देखूंगी, और वो अपनी मर्जी से ही इसे कमरे में ले गई थी। मगर अब मेरा दिल घबरा रहा था कि कहीं असद को ये न लगता कि मैंने अलीजा को जानबूझकर सास के हवाले किया है, या मैं कोई सौतेली माँ वाला किरदार निभा रही हूँ। असद घर में दाखिल हुए तो लॉन्ज में कैंडल जलती देखकर हैरान हुए, और फिर छोटे छोटे कदम उठाते वो टेबल तक आए तो वहां इनका मनपसंद खाना सजा हुआ था। सारी लाइट्स बंद थी, कैंडल जल रही थी, और फिर जब मैं इनके सामने आई तो कितनी ही देर वो मुझ पर नजर जमाकर खड़े रहे, मुझे गौर से देखते रहे और फिर पूछने लगे, क्या बात है, ये सब कुछ क्यों किया है। इनकी बात पर मेरी जबान लड़खड़ा गई थी। मैं इन्हें ये भी नहीं कह सकती थी कि आपके लिए किया है। मुझसे तो कोई जवाब ही ना बन पड़ा था। असद की निगाहों की तपिश मुझे अपने वजूद पर महसूस हो रही थी। मैं बस अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी और अपने दांतों से अपने लबों को काट रही थी। मेरी इस हरकत को देखकर असद मेरे करीब आए और मेरे बालों को उंगलियों से पीछे करते कहने लगे, तुमने मेरे लिए किया है। इन ये सब की आवाज जज्बात की शिद्दत से बोझल थी और मेरी जान निकल रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से हाँ में सर हिलाया तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कहने लगे, आज मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन अपना मनपसंद खाना देखकर मेरी सारी थकावट दूर हो गई, और तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। इनकी नजरें धीरे धीरे मेरे वजूद का अहताता कर रही थी और मैं शर्म से चूर हो रही थी। फिर असद ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ बिठा लिया और कहने लगो, चलो खाना खाते हैं, मुझे भी भूख लग रही है। असद ने मोहब्बत से पहला निवाला बनाकर मेरे मुंह में डाला था। फिर हम दोनों ने एक साथ खाना खाया। इस दौरान उन्होंने अलीजा का भी पूछा था। मैंने बता दिया था कि वो सास के कमरे में सो रही है। ये सुनकर उन्हें तसल्ली हो गई थी। फिर जब मैं कमरे में आई तो असद फ्रेश होकर लेट चुके थे। मैं जानबूझकर इनके करीब होकर लेट गई। आज उन्होंने भी दरमियान में कोई तकिया न रखा था। मेरी हरकत पर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो पलटकर मेरे चेहरे को गौर से देखने लगे और फिर उन्होंने ऐसी बात कही कि मैं कुछ शर्मिंदा हो गई। कहने लगे, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत कुछ एक्सेप्ट करती हो। तुम्हें भी यह काम औरत की तरह अपने शौहर का साथ, इसकी तवज्जो और मोहब्बत चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ तो मुझे आसिफा की याद आती है। मैं कैसे इसके साथ बेवफाई कर सकता हूँ। मेरी औलाद को जन्म देते हुए वो इस दुनिया से चली गई। मैं कैसे इसे भूल कर तुम्हारा हो जाऊं। ये शादी मैंने सिर्फ और सिर्फ अलीजा की खातिर की थी, और ये बात मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बता दी थी। असद की बात ने मेरे दिल को बुरी तरह तोड़ा था। मैं नजरें चुरा गई थी। मुझे लगा था कि मेरी हर कोशिश नाकाम हो गई। शायद मेरी यह गलती थी जो मैं आसिफा की जगह लेना चाहती थी, लेकिन असद ने आगे बढ़कर अचानक से ही मेरी गर्दन पर अपने लब रखे थे। फिर वो कहने लगे कि मैं आसिफा की खातिर तुम्हें तुम्हारा हक ना दूं तो ये भी ज्यादती होगी। अगर तुम मेरे वजूद को हासिल करना चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा हक देने को लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा दिल हो शायद मेरे साथ ना हो। आज भी मेरी धड़कनों में आसिफा का नाम ही गूंजता है। ये कहकर असद ने धीरे से मुझे अपने करीब करना चाहा था और मैंने इनका हाथ पकड़ लिया था। मैं बिस्तर पर थोड़ा पीछे हट गई और कहा कि मुझे इस तरह आपका साथ नहीं चाहिए कि आपका दिल आपके इख्तियार में ना हो और आप जबरदस्ती अपने वजूद को मेरे हवाले कर दें। जिस दिन आपका दिल मेरे लिए धड़कने लगेगा, इस दिन आप मेरे साथ आइएगा। मैं भी आपको सीने से लगा लूंगी, लेकिन इस तरह आधा अधूरा वजूद मेरे किसी काम का नहीं है। मैं आपके जिस्म पर नहीं, आपके दिल पर, आपकी रूह पर काबिज होना चाहती हूँ। मैं बिस्तर छोड़कर उठ गई और वॉशरूम में जाकर खुद को शावर के नीचे खड़ा कर दिया था। आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जानती थी कि आसिफा की मोहब्बत का हिसार किस कदर मजबूत है। इसे तोड़ना इतना आसान नहीं था। मुझे सालों इसके लिए इंतजार करना था। मैंने अपनी साड़ी तब्दील करके सादा सा सूट पहन लिया था और खुद सास के कमरे में जाकर अलीजा को गोद में उठा लिया था। मेरी सास ने मेरा बदला हुआ लिबास देखा तो कहने लगी, क्या हुआ है, अलीजा को लेने क्यों आई हो। मेरी आंखों में आंसू झलमिलाने लगे थे। मैंने कहा कि इतनी आसानी से असद को हासिल करना मुमकिन नहीं है। इनका वजूद मेरा हो भी जाए तो इनका दिल भी मेरा नहीं होगा। मेरी सास ने मेरे दुख को पढ़ लिया था। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी और ये मैं अलीजा को उठाकर ले आई थी। मैंने इसे अपने और असद के दरमियान लिटाया तो असद ने फौरन से इसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। वो सोती हुई अलीजा को प्यार कर रही थी। इनके अंदर के जज्बात, इनकी मोहब्बत इनकी आंखों में नजर आ रही थी और मैं बिल्कुल ऐसा ही अपने लिए भी चाहती थी।
मैं गौर से असद की और अलीजा की मोहब्बत को देख रही थी और फिर यही सोचते सोचते मैं नींद की वादियों में उतर गई थी कि ना जाने वो दिन कब आएगा कि जब असद मेरे होंगे। मैंने सोच लिया था कि मैं अब सिर्फ अलीजा की माँ बनकर रहूंगी, असद की मोहब्बत का ख्याल अपने दिल में ना लाऊंगी। अगली सुबह मैं बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर रही थी। असद ने एक सरसरी नजर मुझ पर डाली थी। शायद वो मेरे दिल के हालात से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ तो ना कहा था। लेकिन जब दफ्तर के लिए निकलने लगे तो जाते जाते कह गए कि शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें और अलीजा को शॉपिंग के लिए लेकर जाऊंगा। ये सुनकर मुझे खुशी हुई थी और फिर मैं शाम को जल्दी जल्दी तैयार होकर इनके इंतजार में बैठ गई थी। शाम को जब असद दफ्तर से वापस आए तो वो मुझे और अलीजा को बाहर ले गई। हम इससे पहले भी शॉपिंग पर गए थे, लेकिन असद ने हर चीज अलीजा के लिए ली थी। मुझसे भी कहा था कि अगर मैं कुछ खरीदना चाहूँ तो खरीद लो, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं लिया था। अब की बार हम शॉपिंग पर पहुंचे तो असद ने सबसे पहले लेडीज शॉप्स का रुख किया और फिर वो मेरे लिए कपड़े पसंद करने लगे और ये देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने इनसे पूछा क्या कर रहे हैं, तो कहने लगे कब से तुम इन्हीं 4 जोड़ों में घूम रहे हो, तुम्हारे पास ढंग के कपड़े भी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आज अलीजा की नहीं तुम्हारी शॉपिंग की जाए। और फिर असद ने मेरे लिए अपनी पसंद से काफी सारे कपड़े लिए थे। मैं पहली बार असद की पसंद की चीजें अपने लिए खरीद रही थी और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और फिर असद ने अचानक ही एक ऐसी चीज मेरे लिए खरीदी थी कि मैं दंग रह गई थी। वो एक बहुत ही खूबसूरत सी सियाह रंग की नाइटी थी। वो कहने लगे ये पहनकर तुम बड़ी खूबसूरत लगोगी, और फिर उन्होंने अपनी मर्जी से वो नाइटी खरीद ली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब असद और मेरे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर वो मेरे लिए ऐसी चीजें क्यों ले रहे हैं, मगर मैं शर्मिंदगी की वजह से इनसे कुछ पूछ भी ना सकी। और हम थक हार कर रात को घर लौटे तो असद कहने लगे जाओ तैयार होकर आओ, तुम मेरे लिए तैयार होती हो तो मुझे खुशी होती है। मैंने हैरत से इनकी तरफ देखा तो वो रुख फेर गई और फिर मैंने वो नाइटी पहन ली और तैयार होकर कमरे में आई तो हैरान रह गई। असद बिस्तर पर मेरे इंतजार में बैठे थे। उन्होंने इशारे से मुझे अपने करीब बुलाया और फिर अपने बाहों में भर लिया। असद की कुर्बत पाकर मैं फलंगने लगी थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो ये सब कुछ सिर्फ मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ पीछे हटी और कहा कि असद जबरदस्ती खुद को मेरे हवाले ना करें। मैं आपकी मोहब्बत चाहती हूँ, ना कि आपका वजूद। मैं सारी उम्र भी आपका इंतजार करने को तैयार हूँ। असद ने धीरे से मेरे लबों को चूमा और कहने लगे मैं भी अपनी मोहब्बत को ही तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए पहल तो करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुमसे मोहब्बत करूँ, तुम मेरी औलाद को जन्म दो और अलीजा को सर आंखों पर बिठा लो, हमारी एक नॉर्मल और खूबसूरत फैमिली हो। इसलिए मैं खुद तुम्हारी तरफ पेश कदमी करना चाहता हूँ। हम दोनों के दरमियान जो रिश्ते हैं वो खुद ब खुद मोहब्बत को जन्म दे ही देगा। असद ने धीरे से मुझे अपनी बाहों में जकड़ा था और मेरा वजूद कांप उठा था। मेरी पलकें लरज रही थी और मैं असद से नजरें चुरा रही थी। शादी के 6 महीने बाद हमारे दरमियान के फासले मिटने जा रहे थे, इसलिए मेरा वजूद लरज रहा था और असद धीरे धीरे मेरी हर तशंगी को मिटा रहे थे। वो खुद अपनी मोहब्बत मुझ पर निछावर करने लगे और हम दोनों एक दूसरे में गुम होते चले गए। धीरे धीरे रात बीतने लगी। असद ने सारी ही रात मुझे अपनी मोहब्बत के हिसाब में जकड़ रखा था और सुबह तक मैं थक कर चूर हो गई थी। सुबह के वक्त कहीं जाकर असद ने मुझे सोने की इजाजत दी थी और फिर मैंने असद की बाहों में ही आंखें बंद कर ली थी। अगली सुबह मेरी और असद की जिंदगी की खुशगवार सुबह थी। असद ने मुझे सीने से लगाकर मेरे माथे को चूमा था और हमारे दरमियान शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हो गई थी। मैं असद की इस मोहब्बत पर ना सिर्फ खुश थी बल्कि खुदा की शुक्रगुजार थी। मेरी मोहब्बत, मेरी इताअत और मेरी खिदमत ने असद के दिल में मेरे लिए जगह पैदा कर दी थी। मैंने अलीजा को भी मोहब्बत से सीने से लगा लिया था। मैं इससे सच में बहुत मोहब्बत करती थी और मैंने असद से वादा किया था कि मैं कभी इसे आसिफा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। जब आप किसी को सच्चे दिल से चाहें तो वो आपको मिल ही जाता है। मैंने भी शादी के रिश्ते में जुड़े के बाद असद से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी। इसकी खुशी को अपनी खुशी समझा था, इसके हर गम को अपना गम माना था और इसीलिए असद ने बिला आखिर मुझे कबूल कर ही लिया था। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।